बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MCM 304 मास मीडिया इन पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 23 से 30 तक की वीडियो शेयर करूंगी। ये आपकी शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं और फाइनल टर्म प्रिपरेशन की भी वीडियो है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ना छोड़ूं जो कि आपके पेपर पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो। लेकिन अगर फिर भी कोई बात कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ प्रेस एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। प्रेस की कितनी थ्योरीज हैं और हर एक को एक्सप्लेन करें। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड डेमोक्रेसी के लिए कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगी अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब, और सेकंड पे आ जाएगी फ्री मास मीडिया। बुक्स के बीच में प्रेस की 4 थ्योरीज पब्लिश हुई थी 1956 में। साइबर्ट, पीटरसन, शराम। प्रेस हिस्टोरिकल यानी तारीखी, फिलोसफिकल यानी फलसफियाना, एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेस और बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में मदद करते थे। नंबर 1 थ्योरी हमारे पास आ जाएगी अथॉरिटेरियन थ्योरी। ये यूरोप के बीच में आई थी 16 और 17 सेंचुरी के बीच में यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में, और अभी भी कुछ हिस्सों में इस पर अमल जारी है। अब इसके असम्पशंस को पढ़ लेते हैं यानी मफरूज़े। वेस्टेड पावर्स कहते हैं ज़ाती कुव्वतों को, इंटरेस्ट कहते हैं इख्तियार को, मुफादात को। प्रेस को ज़ाती ताकतों और मुफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, ये इसके मफरूज़े थे। प्रेस को ज़ाती ताकत और इख्तियार के मातहत किया जाना चाहिए। प्रेस को प्रीविलिंग मॉरल्स यानी मुरवजा इखलाकी एंड पॉलिटिकल वैल्यूज और सियासी इक़्तिदार के मुनाफी कोई काम करना नहीं चाहिए। अब जो ये नीचे क्वेश्चन है ना, इसलिए 4 थ्योरीज हैं, हर थ्योरी के बीच में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा कि अथॉरिटेरियन थ्योरी किसके मीडिया के बीच में कौन इसको ओन करता था। तो देखें, प्रिंटिंग की जो ओनरशिप थी वो मोस्टली प्राइवेट हैंड्स में थी, जबकि ब्रॉडकास्टिंग और सिनेमा ये गवर्नमेंट के हैंड्स में थी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड थ्योरी है लिबर्टेरियन थ्योरी। ये अथॉरिटेरियन थ्योरी से टोटली ऑपोजिट है। ये इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान में 1688 में इसको अपनाया गया था, और जॉन मिल्टन ने एक ऐसे लिखा था एरोपागिटिसा, जो कि पब्लिश हुआ था 1644 में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अब ये इसकी फिलोसफी है, मेन पर्पज इसका पढ़ लेते हैं। इसका मेन पर्पज था इन्फॉर्म करना यानी मतलब करना यानी बता देना, इंटरटेनमेंट यानी तफरीह करना, सेल यानी बेचना, चीफली टू हेल्प डिस्कवर द ट्रूथ। इसका मतलब ज़्यादातर मकसद था कि सच्चाई को सामने रखना और गवर्नमेंट के ऊपर अपनी नज़र रखना, ये दो काम थे। क्लासिकल लिबरल पर्सपेक्टिव पढ़ लेते हैं इसके। आज़ाद मीडिया की बुनियाद पर आज़ाद मार्केट का क़याम अमल में लाना। कोई भी प्रिडिक्शंस या पेशन गोई की जाए तो उसके ऊपर कोई भी सज़ा ना दी जाए। मीडिया को इसकी आज़ादी हो कि अगर कोई पेशन गोई वो करे तो इस पर उसको सज़ा ना दी जाए, और वो उसे गवर्नमेंट से बिल्कुल आज़ाद रखें। इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट यानी हुकूमत से बिल्कुल आज़ाद रहे। अवाम इसमें अपनी राय को बिल्कुल मतलब खुले पैमाने पे इस्तेमाल कर सके, अपनी राय दे सके, इस पे उसे कोई भी सज़ा ना दी जाए। अजम्पशंस देख लेते हैं यानी मफरूज़े। प्रेस को किसी भी बैरूनी सेंसरशिप से आज़ाद होना चाहिए। हुकूमतों या जमातों पर हमले पर सज़ा नहीं देनी चाहिए। अब ये भी इसकी ऑनरशिप के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑनरशिप इसकी प्राइवेट थी, और ये दो इसके क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। नंबर 3 थ्योरी है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, समाजी जिम्मेदारी थ्योरी इसका नाम है। हिचसन कमीशन ने 1947 में हमें बताया था कि जो आज़ादी है और उसके असूल उसमें तौसीक कर दी गई है, लेकिन इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तस्वुर को मज़ीद ऐड किया गया है, मतलब शामिल किया गया है,
20वीं सदी में इसकी एक प्रैक्टिस भी की गई थी। इसका पर्पस क्या था कि मतला करना, इन्फॉर्म करना, तफरीह देना, इसको फिर सेल करना यानी बेचना, और मतलब था कि और एक और था कि बहस के मैदान तक तनाज़ात को बढ़ाना। फिलोसफी इसकी ये भी 1 लाइन की है, इसको भी पढ़ लें। हु ऑन द मीडिया, तो ये क्वेश्चन फिर आ गया इसके बीच में कि ये जो सोशल थ्योरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, इसको कौन ऑन करता है? ये प्राइवेट हैंड्स थी। लास्ट एंड फोर्थ हमारे पास थ्योरी आती है सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। इसको बनाया था सोवियत यूनियन ने कि तरक्की के लिए बनाया था। हालांकि ऐसी कुछ काम किए थे, ऐसी कुछ चीजें की थी नाजियों ने, नाजी हिटलर के जमाने में थे। इसका पर्पस क्या था? इसका मकसद सोवियत सोशलिस्ट निज़ाम की कामयाबी और तसलसल और खास तौर पर पार्टी की अथॉरिटी का हिस्सा डालना था। इसकी ऑनरशिप पब्लिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द मीडिया ब्रॉडकास्टिंग इज अ बिग डेवलपमेंट इन द मैस कम्युनिकेशन। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग किस तरह बलाग आमा में एक बड़ी तरक्की है? तो देखें, पहली जंग अजीम में अखबारात राब्ते का एक जरिया थे, मीन्स के मालूमात इधर से उधर पहुंचती थी। एक मुल्क के 2 हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान, दोनों हिस्सों में पहुंचा करती थी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मालूमात पहुंचाई जाती थी। फिर रूस ने एक रूसी रेडियो निकाला था अपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कम्युनिस्ट नजरिए को दुनिया के दीगर हिस्सों में फैलाने के लिए रेडियो को बतौर मीडियम इस्तेमाल किया रूस ने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। इस पे कई किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। मीन्स के जिस तरह देगा 1916 में क्या काम हुआ था, तो नीचे चूजेस में दे देगा मोर्स कोड डिलीवर हुआ था, या म्यूजिक का काम हुआ था, या स्पार्क गैप टेलीग्राफी हुआ था, स्टॉप इसको किया गया था। मीन्स ऐसे कोई भी 4 दे देगा, आपको बीच में से जो मोर्स कोड है उसको करेक्ट करना होगा। या मोर्स कोड क्या देगा कि कब हुआ था, कब किस सन में डिलीवर हुआ था, तो फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको 1960 को करेक्ट करना होगा। या अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तनाजुर में देखा जाए तो आ जाएगा कि ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग में 1915 से 1950 तक के सालों में क्या वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं, तो इसको एक बार आपको खुद रीड करना पड़ेगा। ऑनेस्टली अगर आप कॉपी पेंसिल पकड़े हैं और एक कॉलम बना रहे हैं तो सारी डेट्स बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आपको फर याद हो जाएंगी विद इन 15 मिनट्स, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है राइट द लेटर 20th सेंचुरी डेवलपमेंट, तो सेम एज इट इज वो भी यही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वो लिखे हैं, सारे नहीं लिखे क्योंकि सब तो काफ़ी ज़्यादा हो जाने थे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रेडियो ब्रॉडकास्ट इन सब कॉन्टिनेंट, तो पहले देखें कि 1926 मार्च में इंडिया की एक ब्रॉडकास्ट कंपनी थी जो कि प्राइवेट थी, इसे बम्बई में ओपन कर दिया गया था, बनाया था। फिर 23 जुलाई 1927 में इसकी आईबीसी ने इसकी ट्रांसमिशन को लॉन्च किया था। 1928 में इसका एक छोटा सा सेटअप लाहौर में सेट कर दिया गया था। 1930 अप्रैल में जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग थी वो डायरेक्ट हुकूमत के हाथों में चली गई थी, कि मीन्स गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी। दिसंबर 1937 में लाहौर स्टेशन पहली बार ऑन एयर हुआ था, पहली बार नहीं वैसे ही ऑन एयर हुआ था। 1939 में फिर एक रेडियो स्टेशन ढाका में ओपन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के बीच में रेडियो की नशरियात की वजाहत करें। देखिए, आज़ादी के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। इसके क़याम का ऐलान नई एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, उसने किया था, जो उसी वक्त ही वजूद में आई थी। बाद में इसका नाम तब्दील कर दिया गया था, रेडियो पाकिस्तान रख दिया गया था। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इस वक्त उसके पास 3 रेडियो स्टेशन थे, या आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लाहौर था, पेशावर था और ढाका था। ढाका बांग्लादेश में था, तब तो मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान एक ही था ना, इस वजह से इन्हें इकट्ठे लिखे गए। नेक्स्ट है व्हाट रोल्स प्ले इन द रेडियो प्ले इन द पाक इंडो वार इन 1965। 1965 की पाक भारत जंग में रेडियो का क्या किरदार था?
دیکھیں اس وقت انفارمیشن کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، اور ایک دوسرا کام تھا جو ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا کہ ہجرت کر کے آنے والے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے، ان کو کیسے بحال کیا جائے جو ہندوستان سے ایسی حالت میں آ رہے تھے کہ انہیں فزیکل شیلٹر یعنی جسمانی پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ ایک ایموشنل کنسولیشن یعنی جذباتی تسلی کی بھی ضرورت تھی۔ After the ریڈیو پاکستان is so slated for its role کہ 1965 میں پاک بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ریڈیو پاکستان کے کردار کو بہت زیادہ اسلام پیش کیا گیا تھا، کیونکہ جنگ میں اس نے دو طرح کے کام کیے تھے۔ ایک تو اس نے ایسے ریڈیو پہ ملی نغمے لگائے تھے جس سے فوجیوں کو حوصلہ ملتا تھا، اور وہ مینز حب الوطنی کے نغمے لگائے تھے جس سے کہ فوجی اچھے طریقے سے لڑ سکتے تھے۔ دوسرا ایسے پروگرام نشر کیے تھے کہ جس سے جو دشمن تھا اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ مطلب ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ریڈیو پاکستان نے نفسیاتی بنیادوں پر کام کیا اور اپنی میوزک اور لوگوں اور فوجیوں کے لیے خصوصی پروگرامز شائع کیے، نشر کیے، جن کے ذریعے فوجیوں کا اور قوم کا دونوں کو اخلاقی مدد ملی اور ان کے حوصلے بلند ہوئے جس سے وہ بہتر طور پہ لڑ سکیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے نیشنل انٹیگریشن والا۔ ایکسپلین دا رول آف ریڈیو ان دا نیشنل انٹیگریشن آفٹر انڈیپینڈنس۔ آزادی کے بعد قومی یکجہتی میں ریڈیو کے کردار کی وضاحت کریں۔ نیشنل انٹیگریشن یعنی قومی یکجہتی۔ قومی یکجہتی پاکستان ایک نیو بورن اسٹیٹ تھی یعنی نوزائیدہ ریاست تھی، جو کہ وجود میں آئی تھی بہت ہی ایک عجیب شکل میں۔ پاکستان ایک بہت ہی جغرافیائی طور پہ عجیب شکل رکھتا تھا، اس پہ اس کے دو ونگز تھے۔ ونگز اس لیے کہا گیا ہے کہ جنوبی پاکستان اور مشرقی پاکستان جن کے درمیان کل فاصلہ تھا 1400 سے 1500 کلومیٹر تک، ان کے درمیان میں بھارت تھا، اس سائڈ پہ مغربی پاکستان تھا اور دوسری سائڈ پہ مشرقی پاکستان تھا۔ یہی نہیں، ملک کے دونوں حصوں کی زبانیں، ثقافت، روایات بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ تھی۔ ان کی واحد چیز صرف نظریہ پاکستان تھا جس کے لیے انہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں مل کر جدوجہد کی تھی آزادی کے لیے۔ فاصلوں کے بڑھنے کی وجہ سے اور کیونکہ نیوز پیپر روز یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے تھے، اور سفری سہولیات کی کمی کی وجہ سے انفارمیشن کا وہاں سے وہاں جانا، اس سرے سے اس سرے پہ جانا بہت مشکل تھا۔ تو اس وقت ریڈیو سامنے آیا، ریڈیو نے اپنی کاوشوں کو سامنے رکھا اور ایسا کام سر انجام دینے کی کوشش کی کہ جس سے مطلب انفارمیشن کو ایزیلی ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچایا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے ریڈیو بھی اس کام میں ناکام رہا اور آخر میں دونوں کی سیپریشن ہو گئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ایکسپلین دا ریڈیو اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن۔ ریڈیو اور ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی وضاحت کریں، اس میں یہ کوشچن بھی بن سکتا تھا، ایکسپلین دا رول آف ریڈیو ان ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن۔ تو دیکھیں، یونیسکو یہ ایک ادارہ ہے۔ یونیسکو نے جب ترقی کے مقاصد کے لیے ماس میڈیا کا استعمال کرنے کی تجویز پیش کی، خاص طور پہ پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والا بہترین اور پہلا ذریعہ ریڈیو تھا۔ یہ آبجیکٹیو کے لیے نیکسٹ پیراگراف آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریڈیو پاکستان میں جو پروگرام نشر کیے جاتے تھے وہ ٹوٹل 31 زبانوں میں تھے، جن میں سے 23 لوکل لینگویجز تھی یعنی مقامی زبانیں تھی اور 8 انٹرنیشنل لینگویجز تھی۔ ٹوٹل براڈ کاسٹنگ آورز یعنی نشر کیے جانے والے گھنٹے تھے وہ پاکستان ریڈیو کے 400 تھے۔ اگر تو دنیا کے دیکھیں بگیسٹ براڈ کاسٹرز کو یعنی بڑے نشریاتی اداروں کو، جن میں آ جائے گا وائس آف امریکہ اور BBC، تو ان کے آورز تھے 1000 آورز یعنی 1000 گھنٹے تھے نشر کیے جانے والے پروگرامز کے، اور اس میں مختلف 70 زبانیں بولی جاتی تھی۔ ڈسکرائب دا سروسز اینڈ فارمیٹ آف ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان کی خدمات اور فارمیٹ کو بیان کریں۔ پاکستان میں ریڈیو نے اپنا کام معلومات یا تعلیم سے زیادہ تفریح کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے اس نے اپنے آپ کو کیسے ریڈیو نے اجاگر کیا، اس نے سہارا لیا موسیقی کا یعنی میوزک کا، ایور گرین پلیز یعنی سدا بہار ڈرامے،
स्पोर्ट्स कवरेज विद द वाइब्रेंट रनिंग कमेंट्रीज, मुतहरिक कमेंट्री के साथ खेलों की कवरेज के ज़रिए। और फिर कुछ ये बता रहे हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या थे जिसके ज़रिए रेडियो को पजीराई मिली। तो नंबर 1 पर आ रहा है न्यूज़। इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज था डायरेक्टर जनरल न्यूज़। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हमारे चैनल पे कोई भी गलत मवाद शेयर ना हो जो कि हमारे चैनल की पॉलिसी के खिलाफ हो, और न्यूज़ बुलेटिन में कोई भी ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि जो कि हमारी कंट्री के, हमारी आर्मी के खिलाफ हो, कि जिसके बाद इस चैनल को बंद करना पड़े। तो इसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि कोई भी ख़राब न्यूज़ ना जाए न्यूज़ बुलेटिन के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर्स, मीन्स के जो मौजूदा वाक़यात जो हाल ही में हुए थे। ये रेडियो पाकिस्तान का एक दूसरा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट था जहाँ से मतलब इंफॉर्मेशन आती जाती थी। तो इसके आगे इन प्रोग्राम्स को आगे सब डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। नंबर 1 पे आ जाएगा डिस्कशन यानी मुबाहिसे, टॉक शोज, इंटरव्यूज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरटेनमेंट ड्रामास। तो ये तो आपको पता ही होगा, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में आ जाएगा नंबर 1 पे ड्रामा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट। इस पर एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ये इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट को। नंबर 1 में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कि जो तारकीन वतन है जो मुल्क से बाहर है उनको मुल्क में क्या हो रहा है इसके बारे में आगाह रखने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते थे, वो नशर किए जाते थे। सेकंड पे आ जाएगा एक्सटर्नल सर्विसेज जो कि तकरीबन तमाम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में थी। इसका क्या था काम के बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बनाना और बेहतर करना। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा प्रोपोगेंडा ब्रॉडकास्ट। ये भी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट की एक कैटेगरी है। इसका मकसद था इन नशरियात का मकसद अमूमन कंपिटेटर ममालिक कंट्रीज मीन्स के जो हरीफ कंट्रीज हैं उनके लोगों को हुकूमत के खिलाफ डिमोरलाइजिंग करना, मीन्स के उनकी हौसला शिकनी करना, और प्रोवोकिंग करना, मीन्स के उनको उकसाना उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ। ऐसे प्रोग्राम्स आते थे प्रोपोगेंडा ब्रॉडकास्ट के बीच में। इधर से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द रेडियो एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ये अगेन फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है वो ये है लॉस बनोस। लॉस बनोस में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिपाइन, जिसमें नूरा प्रबल ने 1971 में पहली बार कम्युनिकेशन की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था। 1960 और 1970 की दहाई से एशिया और अफ्रीका के पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक की लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोग्रामों और मंसूबों में तरक्याती मवासलाती हिकमत अमलियों को इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन एंड रेडियो। इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेडियो इन एजुकेशन। तो इसको एक बार आपने खुद पढ़ना है, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा था ऑब्जेक्टिव के लिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अलबत्ता। हाउ वाज द mass communication use the audio linked with radio। मास कम्युनिकेशन ने रेडियो से मुंसलिक ऑडियो को किस तरह इस्तेमाल किया। तो इसमें हमारे पास इसकी 2 वेज आ जाएंगे, लाउड स्पीकर और सेकंड पे आ जाएगा ऑडियो कैसेट्स एंड टेप रिकॉर्डिंग। इन सबका तो हमें पता है, साथ में इनकी हिस्ट्री भी मैं साथ साथ बताऊंगी कि अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो। पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर 1 पे लाउड स्पीकर के बारे में। लाउड स्पीकर इजाद किए गए थे जिसने मवासलात मीन्स के कम्युनिकेशन करने वालों के लिए बड़े पैमाने पे बातचीत करना आसान बना दी थी और फौरी फीडबैक हासिल करना मुमकिन बनाया था, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। कि रेडियो में तो सिर्फ एक तरफ से पैगाम आता था, बाद में फिर दोनों तरफ से आना शुरू हुआ था। मीन्स के न्यूज़ के लिए जिस रेडियो को यूज़ किया जाता था, फिर इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो आ गया लाउड स्पीकर। अब इसकी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री।
लाउड स्पीकर हो जाए, स्पीकर हो जाए या स्पीकर सिस्टम हो जाए, ये एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फर्स्ट लाउड स्पीकर को, जो अपने टेलीफोन का इसका एक हिस्सा था, 1876 में पेटेंट किया था। निकोला टेस्ला ने इसी तरह की एक डिवाइस बनाई थी, क्रिएट की थी, इसी के तस्वर को जहन में रखते हुए 1881 में। फिर मूविंग कॉइल ड्राइवर ने इसी तरह की मॉडर्न डिजाइन में एक डिवाइस तैयार की थी, ओलिवर लोडिच 1898 में। मूविंग कॉइल प्रिंसिपल को बाद में पेटेंट किया था 1924 में चेस्टर डब्ल्यू राइस ने और एडवर्ड डब्ल्यू किलॉग ने। सेकंड पर था हमारे पास टेप रिकॉर्डर और ऑडियो कैसेट्स, इनको पढ़ लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा चलिए जी टेप रिकॉर्डर के बारे में पढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर एंड ऑडियो कैसेट्स। टेप रिकॉर्डर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डिंग के लिए और आमतौर पर रिकॉर्ड शुदा मटेरियल को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी तारीख पढ़ लेते हैं। तारीख को जस्ट ज़हन में रखिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, पता होना चाहिए आपको कि अगर शॉर्ट में आ जाए तो लाउड स्पीकर की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सकें। मैग्नेटोफोन टेप रिकॉर्डर पहली रिकॉर्डिंग मशीनों में से एक था। इसे 1930 की दहाई के वसत में जर्मन साइंसदानों ने तैयार किया था। इसका बुनियादी काम क्या था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कि इसका बुनियादी काम क्या था कि जो एडोल्फ हिटलर था, यानी हिटलर, उसकी तकरीरों को रिकॉर्ड करके बाद में उसकी चलाया जाए, उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, नशर किया जाए। तो आगे से फिर 1940 में एईजी इंजीनियर जे बेस ने इसमें कुछ एडिशन कर दी थी। फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्यून इसके रिजल्ट में आ गई थी, जिसने साउंड क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया था, बेहतर बना दिया था। फिर 1944 में मैग्नेटोफोन यूज़ किया गया था स्टीरियोफोनिक टेप रिकॉर्डिंग के लिए। ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, राइट द हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न। तो देखिए ये सेम एज इट इज़ वैसे ही है। इसमें एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी पेन टेलीग्राफ की। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे मैंने जस्ट वो लिखे हैं, सारे पॉइंट्स नहीं लिखे। इसको जस्ट एक बार पढ़ लें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ें और एक बार इसको लिख लें, तो आपको 15 मिनट्स के अंदर जस्ट ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जापान की कंपनी थी जिसका नाम था निप्पन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी NEC, जिसके तहत जापान पाकिस्तान में अपने 2 पायलट स्टेशन को ऑपरेट कर सकता था, मींस लाहौर और ढाका, जो कि दूसरे में था, बांग्लादेश में था, मगरबी पाकिस्तान में था। पहला जो स्टेशन था जो ऑन एयर हुआ था लाहौर में, वो था 26 नवंबर 1964 को। ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेलीविजन सेंटर्स थे वो, अब देखें, पहले थे हमारे पास रेडियो के ऊपर ज़्यादा बात की गई है, तो ज़्यादातर पेपर भी रेडियो के अंदर से ही बनता है। रेडियो वाले टॉपिक को इतना हल्का ना लीजिएगा, ठीक है। फिर आया लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स वगैरह। अब थर्ड नंबर पे जो चीज़ आई है वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न सेंटर्स बनाए गए थे कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर 1967 में, पेशावर और क्वेटा के अंदर 1974 में। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट देखने से ही कितना इंपॉर्टेंट है। फिर लाहौर सेंटर की बात कर दी जाए तो ये NHK कंपनी थी, इसके ताउन से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका एक स्मॉल सा स्टूडियो था, स्टूडियो C, और लाहौर सेंटर ने अपनी पहली ट्रांसमिशन की थी 26 नवंबर 1964 को। बस ये आपके इतने से लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 23 से 30 तक। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।
لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.